सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्म एवं टीवी प्रोडक्शन शुरू करने के लिए जारी किया एसओपीज के मुताबिक मीडिया कर्मियों को पूरी सावधानी के साथ काम करने पर दिया गया बल। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भदोही में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 40वें इंडिया कारपेट एक्सपो का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। कपड़ा मंत्री ने कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के पूर्ण समर्थन देने का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोविड प्रभावित लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जनपदों के जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिन में 2 बार करें बैठक, एक बैठक अस्पताल में हो। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी अब्बू यूसुफ के इनपुट के आधार पर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। स्थानीय पुलिस विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर अयोध्या एवं रामलला मंदिर में चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। आप समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज मीडिया प्रोडक्शन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि करीब 6 महीने से फिल्म और टीवी सीरियल प्रोडक्शन बंद था, लेकिन कुछ राज्य में इजाजत देने के बाद चरणबद्ध तरीके से काम शुरू हुआ है। इसी बाबत सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज एसओपी जारी की। एसओपी के मुताबिक मीडिया कर्मियों को पूरी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसके अलावा शूटिंग स्थल पर दर्शकों के आने पर पाबंदी होगी। कोरोना महामारी के चलते पिछले लगभग 6 महीने से फिल्म और टीवी सीरियल प्रोडक्शन लगभग बंद पड़ा था। कुछ राज्यों ने इजाजत देने के बाद थोड़े रूप में शुरू हुआ। इसके विषय में हमने स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह मशवरा करके सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आज एक एसओपी जाहिर किया है। इस एसओपी की विशेषता यह है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, विशेषता यह है कि अब फिल्म का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं। मुझे लगता है इससे बंद पड़ी इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी और निश्चित लोग स्वीकार करेंगे, उसको स्वागत करेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमारे अर्थव्यवस्था की सारी चक्के पहिए शुरू करना है और इसमें ये फिल्म शूटिंग और ये बहुत बड़े समूह का उद्योग है और इसलिए वो अब कर सकते हैं। इसलिए आज हमने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस किया है। मुझे लगता है पूरे देश भर में सभी राज्य भी इसको स्वीकार करके और भी उनको कोई कंडीशन उसमें डालना है तो डाल सकते हैं और इससे निश्चित अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया प्रोडक्शन के लिए जो एसओपी जारी की है उसके मुताबिक कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ज्यादा जोखिम वाले कर्मचारी अतिरिक्त सावधानी बरतें। फेस मास्क सभी सार्वजनिक व कार्यक्षेत्र में लगाए रखना अनिवार्य होगा। लगातार हाथों को धोते रहें। कार्यक्षेत्र में सभी जगहों पर सैनिटाइजर का उपयोग करें। खुले में न थूकें। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। सभी प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग हो। हर समय 6 फीट की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। परिसर में लाइनों के प्रबंध के लिए पर्याप्त दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाए जाएं। कार्यक्षेत्र में समय समय पर सैनिटाइजेशन हो। शूटिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग वाली जगहों पर 6 फीट की दूरी बनाए रखें। शूट के दौरान कम से कम कास्ट क्रू हो। सेट पर दर्शक या कोई और विजिटर नहीं आएंगे। मेकअप रूम, वैनिटी वैन, बाथरूम को नियमित सैनिटाइज किया जाए। पीपीई किट, मास्क, बूट का पर्याप्त प्रावधान हो। कैमरे पर आने वाले अभिनेताओं को छोड़कर सभी कास्ट क्रू को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मेकअप विंग, कपड़ों को एक दूसरे में बांटना कम से कम हो। मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट पीपीई किट का इस्तेमाल करें। लैपल माइक का इस्तेमाल करने से बचें। साझा उपकरण इस्तेमाल करने वाले दस्ताने पहने। प्रॉप का कम से कम इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के पहले उसे सैनिटाइज करें। सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों पर
फिल्म जगत की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं फिल्म निर्देशक राहुल रवेल से। नमस्कार, मैं राहुल रवेल बोल रहा हूँ। आज जो एसओपी अनाउंस हुए हैं मीडिया यूनिट्स को लेकर, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये एसओपीज अनाउंस किए गए हैं। और हमको जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं, जो मीडिया यूनिट्स में काम करते हैं, हमको ये वेलकम करना चाहिए कि ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। लेकिन एक और बात है जो हमको पूरी तरह करना पड़ेगा कि ये जो भी एसओपीज हैं, हमको इन पे ध्यान रखना पड़ेगा और हमको मिलके करना पड़ेगा कि हम सब इन एसओपीज को फॉलो करें, क्योंकि ये एसओपीज बनाने में बहुत टाइम लगा होगा, बहुत ही सोचा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, हेल्थ मिनिस्टर ने, सब तब ये आए हुए हैं। और जब तक हम सब मिल के एकजुट होके कोविड-19 को नहीं लड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अब कोविड-19 को लड़ना हमारे हाथ में है, हमको ये सब फॉलो करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत हवाई परिवहन के लिए विभिन्न देशों के साथ हुई बबल व्यवस्था के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावास या उच्चायोग के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जहां वे रह रहे हैं या फंसे हुए हैं। साथ ही उन्हें केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक विवरण भी उपलब्ध कराने होंगे। हालांकि एयर बबल समझौते के तहत होने वाली उड़ानों के जरिए भारत आने के लिए उन्हें इस तरह के पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। एयर बबल समझौता दो देशों के बीच एक ऐसा करार है जिनमें दोनों देशों की एयरलाइंस सहमति और तय नियमों के आधार पर उड़ान संचालित करते हैं। फिलहाल अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कतर, यूके, यूएई और मालदीव के साथ भारत का एयर बबल समझौता है। 13 अन्य देशों के साथ भारत एयर बबल करार के लिए बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही समझौता प्रस्तावित है। भदोही में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 40वें इंडिया कारपेट एक्सपो की प्रथम वर्चुअल हस्तनिर्मित कालीनों के लिए एक विशेष व्यापार मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। श्रीमती ईरानी ने अपने संबोधन में कोविड-19 की महामारी में भारत में प्रथम वर्चुअल संस्करण कालीन एक्सपो के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। मंत्री ने उद्योग के विकास के लिए अपने मंत्रालय से परिषद को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। वर्चुअल मेले में भाग ले रहे निर्यातक इम्तियाज अहमद ने कहा कि कोरोना के चलते निर्यातकों के लिए एक अलग अनुभव है। निर्यातकों ने यह मेला नए अवसर देगा, इसके लिए नए आयातक जुड़ेंगे जो मेले में भाग नहीं ले पाते हैं थे, वे वर्चुअल आसानी से जुड़ सकेंगे। इंडस्ट्री के समर्थन में सीपीसी का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन एक प्रामाणिकता से प्रस्तुत है पूरे विश्व के सामने। I also would like to welcome over 400 buyers from 54 countries who, irrespective of the challenges that the pandemic brings, have come together to support the Indian carpet industry. I can only assure you of the best services of the Indian carpet industry, which also ensures that support that you give to the industry percolates to over 20 lakh artisans who are in the field of carpet making, especially supporting women in the field of carpet making. मैं आप सबको जो CPC के इस वर्चुअल एग्जीबिशन से जुड़े हुए हैं, 25 अगस्त तक आपका ये प्रयास है, ये प्रयास फलीभूत हो। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली के मीरगंज क्षेत्र में शाही में नए पशु चिकित्सालय भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने पशु चिकित्सालय में पौधारोपण भी किया। केंद्रीय मंत्री ने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी विकास के कामों को रोक नहीं लगी है।
उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रदेश सरकार निरंतर काम कर रही है, जिसके चलते मीरगंज क्षेत्र में 3 पशु चिकित्सालयों का निर्माण किया गया है, जिनमें शाही, सहोड़ा, आनंदपुर में उद्घाटन किया गया है। एक केंद्र पर सरकार द्वारा 40 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। इसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। वहीं मीरगंज के विधायक डीसी वर्मा ने कहा कि किसानों को आवारा पशुओं से लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं अब पशु केंद्र के प्रयास से 95% दुधारू पशु पैदा होंगे। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के बाद भी विकास के कामों में प्रदेश सरकार ने कोई कमी नहीं बरती है और आज उसी संदर्भ में यहाँ पर 6 से अधिक विकास कार्यों के उद्घाटन के अवसर पर हम और विधायक जी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में कई पशु चिकित्सा विभाग के केंद्र खुल रहे हैं, उसमें एक केंद्र यहाँ भी खोला जा रहा है। इसमें 40 लाख रुपए की एक केंद्र पर लागत आई है और ऐसे मुझे पता चला है कि 5-6 केंद्र खुल रहे हैं। तो ये विकास के कामों में हमारी सरकार की रुचि है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी सक्रियता के साथ इस काम में लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर इस देश में पहली बार हमारा पशुपालन मंत्रालय एग्रीकल्चर से अलग कर नया मंत्रालय बना और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली अपनी जो घोषणा की थी उसमें 13,000 करोड़ रुपए पशुपालन विभाग को अलग मंत्रालय को देने की घोषणा की। उसी के तहत इतना बड़ा काम हो रहा है। पूरे देश में नए पशु चिकित्सालय बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं और जो पहले हमारा टीकाकरण होता था उसको नेशनल लेवल पे फ्री कर दिया। HSM FMD दोनों फ्री कर दिए। टैगिंग हर पशु को करा रहे हैं, सभी की टैगिंग भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वे अपने भाषणों में लगातार प्रकृति के साथ तालमेल और सामंजस्य बैठाकर आगे बढ़ने की बात करते रहते हैं। पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें उनका प्रकृति और पशु पक्षियों को लेकर प्रेम सीधे जाहिर हो रहा है। इस वीडियो से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ताजा हवा के झोंकों की तरह पक्षी भी प्रधानमंत्री के घर में निर्बाध तरीके से आवाजाही कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ये भी ध्यान रखते हैं कि उन्हें समय पर दाना पानी मिलता रहे। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के साथ एक कविता भी पीएम मोदी ने साझा की है। कोरोना वायरस के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड प्रभावित लोगों को सुचारू तथा बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जनपदों के जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिन में 2 बार बैठक करें। सुबह की बैठक अस्पताल में हो जबकि शाम की बैठक इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में की जाए। बैठक में सामने आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कोविड चिकित्सालयों में तैनात चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स वार्ड में जाकर मरीजों का उपचार करें। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि हर जिलाधिकारी 2 बार जो है दिन में जो है अपने जिले के टीम के साथ बैठक करेंगे, सीएमओ के साथ बैठक करेंगे। सुबह की बैठक जो है अस्पताल में करेंगे और शाम की बैठक जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में करेंगे।
इसको बहुत कड़ाई से लागू करने के लिए मुख्य सचिव साहब को और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नियमित रूप से कॉल्स जो होम क्वारंटाइन में सभी लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उनको भेजना, एम्बुलेंस की सेवा को सुनिश्चित कराना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को फॉलो अप करना और यदि किसी को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जानी है, एडमिट कराया जाना है, तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बहुत मजबूती से काम करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि कोविड चिकित्सालयों में चिकित्सक और स्टाफ नर्स वार्ड में जरूर जाएं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 49,242 मामले सक्रिय हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों में से 1,35,613 लोग उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिससे कि रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 72.21% हो गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों में से 2,926 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,423 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,242 है। जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,35,613 हो गई है। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 72.21% हो गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से कुल 2,926 लोगों की मृत्यु हुई है। जो केस फैटेलिटी रेट है वो अब इस समय घटकर के 1.56% हो गया है। दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकवादी अबू यूसुफ और मुस्तकीम को लेकर दिल्ली की स्पेशल ब्रांच की पुलिस बलरामपुर जिले के कोतवाली उतरौला क्षेत्र में स्थित आतंकी यूसुफ के गांव बढ़ाया भैसाली शनिवार की देर शाम पहुंची। यूसुफ की शिनाख्त के आधार पर उसके घर तथा आसपास सर्च ऑपरेशन हुआ। बलरामपुर में उसके घर में संदिग्ध जैकेट भी बरामद की गई तथा घर वालों द्वारा एक जैकेट तालाब में फेंका गया था, जिसे भी टीम ने बरामद कर लिया। साथ ही उसके घर से विस्फोटक सामग्री भी टीम के हाथ लगी है। कस्बे में भी 3 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया तथा आसपास के कई गांवों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच गोपनीयता के लिए एटीएस की टीम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। अबू यूसुफ के पिता का कहना है कि पहले यूसुफ सऊदी में काम करता था। गांव में आने के बाद उसने कॉस्मेटिक की दुकान पास के कस्बे हाशिम पारा में खोली थी। जो सामान घर में था तो मैं देखी रखी थी, तो उसके लिए मैं कहती थी कि ये सब ना करो, गलत है, गलत कर रहे हो। और मुझे नहीं पता था कि वो आतंकी में जॉइंट थे या और कहीं थे, मुझे ये सब नहीं पता था सर। इतना अच्छा कि हम कभी नहीं उसको ऐसे ना अच्छा देखा, लेकिन अब कौन अंदर अंदर कांड कर डाले हमको कुछ नहीं मालूम। अंदर अंदर उसका कमरा अलग है, 2 साल हो गया वो अलग है। उसके कमरे में कभी नहीं गए, लेकिन चावल और गेहूँ जो हमारे पास से निकाल के देते हैं वो अपन उसकी अमृत बना के खिलाती है, अपना कभी खाती है। कोई बाहर के लोग मिलने आते रहे? कभी साहब कभी हमारे दरवाजे कोई गांव वाला भी नहीं मेरे दरवाजे पर आता है, ना कोई बाहर के आदमी आते हैं, कोई नहीं। आज दिल्ली में आतंकी अबू यूसुफ के गिरफ्तार होने के बाद अयोध्या को भी हाई अलर्ट किया गया है। एक तरफ खुफिया एजेंसी अलर्ट है तो वहीं जिला पुलिस भी चप्पे चप्पे पर अपनी पैरी निगाह रख रही है। अयोध्या जिले के एसएसपी दीपक कुमार ने बताया कि अयोध्या जिले की सुरक्षा पहले से ही चुस्त दुरुस्त है, लेकिन दिल्ली में आतंकी गिरफ्तारी के बाद चौकसी और बढ़ा दी गई है। एसएसपी दीपक कुमार ने बताया कि सभी एजेंसियों से तालमेल बिठाकर अयोध्या की सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ अयोध्या जनपद के पड़ोसी जिला बलरामपुर का है और पूछताछ में उसने कई राज भी जाहिर की हैं, जिसमें राम मंदिर भूमि पूजन के बाद धमाका करके देश में दहशत फैलाने की मंशा भी शामिल थी। फिलहाल दिल्ली में आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद रामनगर की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। हर चौक चौराहे पर मौजूद पुलिस के जवान आने जाने वालों पर नजर रखे हुए हैं और वाहनों की भी बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद ही आने जाने दिया जा रहा है।
ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अति संवेदनशील जगह है और यहाँ पर पुलिस की अपनी पूरी तैयारी है और जो हमारी सुरक्षा स्कीम है यहाँ हम लोग उसको लागू किए हुए हैं और घाट से लेकर सभी जगह लगातार पुलिस की चौकसी है। विभिन्न एजेंसियों के साथ हमारा समन्वय बना हुआ है और लगातार हम लोग फील्ड में जो हमारे प्रोटोकॉल है सुरक्षा के उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हरदोई जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के अंतर्गत 408 गांव में पंचायत घर के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। गांव में ही बाहर से आए गांव के मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर इन पंचायत घरों को भविष्य में ग्राम सचिवालय का रूप मिलने से ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। किसानों को रोज बाजार भाव से लेकर कृषि उत्पाद बेचने और विकास के सभी कार्यों के लिए एक ही छत के नीचे सारे साधन उपलब्ध होंगे। हरदोई जिले के संडीला ब्लॉक के तिलैया खुर्द गांव में 21 लाख की लागत वाले 8 कमरे वाले पंचायत घर के निर्माण से मजदूर लाभान्वित हुए हैं। इस कार्य में लगे कुशल और अकुशल सभी श्रमिक सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। साहब, ये तिलैया खुर्द में जो काम हो रहा है, पंचायत घर बन रहा है। हम लोग मनरेगा से काम कर रहे हैं और हमको मजदूरी बढ़िया मिल रही है, राशन भी मिल रहा है। मोदी सरकार की जय जयकारी हो। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी की। ग्राम तिलैया खुर्द में पंचायत भवन बन रहा है, उसमें हम मनरेगा से काम कर रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद। राशन भी फ्री मिल रहा है और मजदूरी भी कर रहे हैं। यह ग्राम पंचायत बन रहा है तिलैया खुर्द में और मैं मनरेगा से जो है काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के धन्यवाद दे रहे हैं और मुझको राशन भी फ्री मिलता है और मोदी जी का धन्यवाद है। हरदोई में लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा के अंतर्गत हरदोई में 408 गांव में पंचायत घर के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। हरदोई से दूरदर्शन समाचार के लिए अभय शंकर। लघु एवं सीमांत किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है, जो बदायूं जिले में किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों ने प्रधानमंत्री की इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और देश के विकास की मुख्यधारा में भी जुड़ सकेंगे। किसानों का कहना है कि आज तक किसी भी सरकार ने किसानों को इतना लाभ नहीं दिया जितना मोदी सरकार ने दिया है। केंद्र सरकार की इस योजना से किसानों को उनकी खेती करने में काफी आसानी हुई है और वे अब आसानी से खाद बीज खरीद सकते हैं। वर्तमान हालातों में पीएम सम्मान निधि उनके घर में खर्च में ही राहत पहुंचा रही है। उन्हें अब खेती के लिए किसी से उधार नहीं मांगना पड़ रहा है, जब चाहे तब बैंक से पैसा निकाल कर अपना काम कर लेते हैं। जब से प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत जो पैसे आ रहे हैं उससे जो है मुझे बड़ा लाभ हुआ है। हर किस्त जो है मेरे अकाउंट में आ रही है खाते में। जब भी मुझे खेती के संबंध में कोई ज़रूरत पड़ती है अकाउंट से पैसे निकाल के अपनी खेती बाड़ी में लगाता हूँ। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मोदी जी ने ये 2000 रुपये किसान वाला दिया है तब से मतलब बाजरा की फसल अभी जो निकाल के बाद बाजरा की फसल में लगा दिए तो आपका काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी योजना है मोदी जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और इससे सभी किसान खुश हैं। किसान नवी योजना में 2000 रुपये मिल जाते हैं। मैं फसल में पैसे पहले उधार लेने पड़ते थे, अब कोई उधार पसंद नहीं है। अब तो बैंक से निकालो 2000 रुपये आ गए, खाद पूरा लगा बाजरे में। और मोदी ने बहुत अच्छा किया है ये काम। इस किसी से उधार खाता ना लेने पड़ता है, ना तो फिर उधार ही लेने पड़ते थे। बहुत परेशानी आती है, दिक्कत आती थी, और अब कोई दिक्कत ना है। खाते में 2000 रुपये आए और निकाल लिए। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अमेठी जनपद में अंत्योदय और पात्रगृहस्थी के साथ जॉब कार्ड धारकों और श्रमिकों को निःशुल्क चावल, गेहूं और चना का वितरण हर महीने किया जा रहा है। राशन लेने वालों की दुकानों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। राशन लेने वालों की दुकान पर कोटेदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर इस योजना के पात्र लोगों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं। अंत्योदय और पात्रगृहस्थी के साथ जॉब कार्ड धारक और श्रमिकों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। वहीं श्रमिक लाभार्थियों ने बताया कि हम लोग बाहर रह रहे थे, वहां पर काम धंधा बंद हो गया था, जिसके बाद हम अपने घर को आए और यहाँ पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत बराबर राशन मिल रहा है, जिससे
जिससे हम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। सुविधा मिल रही है, बेरोजगार लोग भी बैठे हैं, सबको हम लोग को भी बड़ी आराम है। बहुत बढ़िया काम कर रही है मोदी सरकार। हाँ, धन्यवाद है मोदी सरकार को। ऐसी सरकार कभी आई नहीं जो अभी सरकार है। कोरोना काल में बड़ी समस्याएं थी, काम धंधा बंद हो गया तो आदमी बेरोजगारी में परेशान था, लेकिन मोदी जी की योजना जो ये फ्री राशन दे रहे हैं, इससे हम लोग काफ़ी राहत मिली। महीने में 2 बार राशन मिल जाता है। इसके लिए मैं मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिक्कतें बहुत है, सभी की दुकान बंद चल रही है, इसलिए सब व्यक्ति को दिक्कत है। न दुकान चल रही है, ना धंधा चल रहा है, हम लोग खाने के लिए मुहताज हैं। मदद दे रही है, राशन, चना, चावल, गेहूँ यही सब मिल रहा है, इससे हम लोगों का खर्च चल रहा है। राशन फ्री में जो बंटवा रहे हैं, इसके लिए हम बहुत सरकार के आभारी हैं। मेरा नाम राजू कश्यप है और मैं दिल्ली शहर में रह रहा था। एक कंपनी में काम कर रहा था, जिससे कोरोना काल में कंपनी बंद हो गई, जिससे हम लोग बेरोजगार हो गए और घर आना पड़ा। और सरकार के द्वारा जो निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है, जिससे हम घर वालों का भरण पोषण चल रहा है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। बिजनौर बैराज और पहाड़ों से लगातार हो रही बारिश से हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर निरंतर बढ़ा है। गंगा का जलस्तर 198.86 मीटर तक पहुंच गया है, जिससे कारण आसपास के गांव में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के बचने के लिए ग्रामीण टायर ट्यूब, भैंसा बुग्गी और नाव के माध्यम से जंगलों से पशुओं के लिए चारा ला रहे हैं। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों की सहायता के लिए बाढ़ क्षेत्रों में बाढ़ चौकी भी बनाई है, ताकि ग्रामीणों की हर प्रकार से मदद की जा सके। गंगा के उफान पर पहुंचने से गढ़ खादर क्षेत्र के गांव साकरपुर, नया गांव, गढ़ावली, लठीरा, नयाबास, आरकपुर, रामपुर, न्यामतपुर सहित करीब 20 गांव में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। जो संवेदनशील गांव थे, लेकिन अभी मेन इस बार 7-8 गांव संवेदनशील है। रामपुर, न्यामतपुर, चकलठीरा है, ये गांव हमारे संवेदनशील गांव है। 3-4 दिन से पानी का वाटर लेवल कम हो रहा था, लेकिन कल से जो पहाड़ों में बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा उधर बारिश हो रही है, तो इससे कल जल स्तर बढ़ने की संभावना है। अभी फिलहाल गांव के अंदर पानी नहीं गया हुआ है, वो गांव के चारों तरफ ही है। लोगों को आने जाने में असुविधा जरूर हो रही है, क्योंकि जैसे अपना वो बैलगाड़ी से लेके जा रहे हैं आवागमन के लिए। और हम लोगों ने एक गांव में समस्या थी, वहाँ प्रधान की उन्होंने बताया कि हम लोग नाले की वजह से वहाँ पानी भर गया, हम लोग आने जाने की सुविधा है, तो हम लोगों ने वहाँ पे उनको नाव उपलब्ध कराई है। इसी तरह गंगा नगर हम लोग का एक पड़ता है, जो टापू इलाका है, वहाँ भी लोगों को 10-15 दिन से समस्या थी, तो उनको भी हम लोगों ने नाव उपलब्ध कराई है, जिससे कि वो ब्रिजघाट आ सकें। और बाकी हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी, BDO, ये सभी हम लोग अलर्ट पे हैं। हमारी बाढ़ चौकियाँ सभी अलर्ट पे, सभी कर्मचारी अलर्ट पे हैं। और जैसे ही कोई बात होगी, हम संपर्क में हैं प्रधानों से और गांव के जो नागरिक हैं, उनको सबको हम लोगों ने अपना नंबर दे रखा है, कर रहा है। और कोई भी जैसी बात होगी, हम लोग में नज़र रखेंगे पूरी तरह से। ये इधर का ऊपर से पानी आता है, ऊपर बारिश होती है तो गंगा का पानी आता है। इधर गंगा का ढान कट के इधर से सीधा पानी नहीं आता हमारे यहाँ पे। बहुत पानी आता है, कोई सुविधा नहीं होती। दिक्कत यहाँ से सब बताऊँ तो बाढ़ का पानी आता है, बच्चे ढोर सब पशु बड़े परेशान है, बहुत दिक्कत है। साहब यहाँ बताऊँ तुमसे कितना पानी भर जाता है? पानी देखो तो कितना पानी है, बताऊँ तो 6 पानी भर जाता है, परेशान रहते हैं बच्चे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्म एवं टीवी प्रोडक्शन शुरू करने के लिए जारी किए SOPs के मुताबिक मीडिया कर्मियों को पूरी सावधानी के साथ काम करने पर दिया गया बल। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भदोही में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 40वें इंडिया कारपेट एक्सपो का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। कपड़ा मंत्री ने कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के पूर्ण समर्थन देने का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोविड प्रभावित लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जनपदों के जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिन में 2 बार करें बैठक, एक बैठक अस्पताल में भी हो। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी अब्बू यूसुफ के इनपुट के आधार पर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। स्थानीय पुलिस विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर अयोध्या एवं रामलला मंदिर में चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुटी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।